वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश तो किया गया, लेकिन क्या बीजेपी के ही लोग इस बिल को पास नहीं होना देना चाहते थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की बात कह रहे हैं। तो लेकिन क्या बीजेपी के ही लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से दरकिनार हो रहे हैं या उनसे दूर भाग रहे हैं? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया गया। फिलहाल तो उसे जेपीसी में भेजने की बात भी कही गई, लेकिन उससे पहले लोकसभा के भीतर क्या कुछ हुआ उस पर नजर डालने की जरूरत है। और इसी के साथ इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या बीजेपी के ही लोग बीजेपी के ही द्वारा लाए गए इस बिल को पास नहीं कराना चाहते थे? वो खुद नहीं चाहते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन जैसा बिल आए या लागू हो, या पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाए। और ये हम क्यों कह रहे हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि कल जब बिल पेश किया गया और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई, तो जब वोटिंग होती है तो उसका आंकड़ा आप देखिए, 220 वोट इस बिल के पक्ष में पड़ते हैं और 149 वोट विरोध में पड़ते हैं। लेकिन विपक्षी नेता इस पर विरोध जताते हैं और पर्ची से वोटिंग कराई जाती है, जिसके बाद 269 वोट पक्ष में पड़ते हैं और 198 वोट विरोध में पड़ते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर आंकड़ा देखा जाए तो 467 का होता है। अब ऐसे में बीजेपी की ने एक नोटिस जारी किया है अपने सांसदों को, जो खबर मीडिया में आई है। खबर यह है कि जब इस बिल को पेश किया जा रहा था तो बीजेपी के ही 20 से ज्यादा सांसद सदन के भीतर उपस्थित नहीं थे, और इसको लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों को एक नोटिस भेजा है। और नोटिस में यह पूछा गया कि आप अनुपस्थित क्यों हुए, जबकि बीजेपी ने व्हिप भी जारी कर रखा था। व्हिप यानी कि अपने सांसदों को एक साथ बांधने के लिए किया जाता है, 3 लाइन का व्हिप था, जिसमें सभी सांसदों को जो है उपस्थित होने के लिए कहा गया था, और कोई भी सांसद ऐसे में क्रॉस वोटिंग भी नहीं कर सकता है। लेकिन बीजेपी के 23 सांसद अनुपस्थित हो जाते हैं। तो क्या बीजेपी के सांसद ये नहीं चाह रहे थे कि ये बिल पेश तो हो लेकिन ये पास ना हो? और उसमें भी ऐसे बड़े बड़े नाम जिनका नाम सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। उसमें बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उसमें बड़ा नाम गिरिराज सिंह का। ऐसे बड़े बड़े नाम जो सांसद तो है लेकिन वो सदन में उपस्थित नहीं थे, वो भी ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर जब वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिल को पेश किया जा रहा हो। माना कि ऐसे में भी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को उस तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन कम से कम सारे सांसदों की उपस्थिति एक मजबूत स्थिति को तो दर्शा सकती थी। अपनी जान बचाने के लिए कहें या अपनी इस जंजाल से बाहर निकलने के लिए बीजेपी ने इसे जेसीपी को भेजने की बात कह दी है, जिसमें जो है अब जेसीपी गठन होगी, जिसमें राज्यसभा से सांसद भी उसमें मौजूद होंगे, लोकसभा से भी होंगे, विपक्ष की पार्टी के सांसद भी उसमें मौजूद होंगे, और उस जेपीसी के तहत ही इस पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना होगा। लेकिन इसके लिए कुछ और पॉइंट समझने बड़े जरूरी हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 543 सांसद संसद के भीतर हैं, लेकिन उसमें से टोटल वोट डालते हैं 467। अब ऐसे में अगर 543 है तो बहुमत का आंकड़ा होता है 362 का। अब 362 का आंकड़ा है, और ऐसे में बीजेपी के पास कुल सांसद यानी कि एनडीए के पास कुल सांसद की संख्या है 293। अब 364 तक, माफ कीजिएगा, 362 तक पहुंचने में एक बड़ी संख्या का अंतर है। तो फिर ऐसे में बीजेपी इसे पेश ही क्यों कर रही थी? अगर उसको भी यह पता है कि बहुमत का आंकड़ा उसके पास नहीं है, इसको अगर पेश भी कर दिया गया तो यह पास नहीं होगा, तो फिर बीजेपी इसे पेश क्यों कर रही थी? इसके पीछे के पहले कारण को समझिए। सबसे पहले तो यह कि 2014 से ही जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब ऐसे में बीजेपी अपने आप को यह दिखाना चाहती है कि जिस बात को ठान लेती है उसको करती जरूर है। जैसे जम्मू कश्मीर में
धारा हटाने को लेकर किया गया कि अगर आप साधारण तरीके से उसे देखें तो उसको हटाना भी इतना आसान नहीं था, लेकिन बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके उसको भी हटा दिया। इसी तरह से जब जब बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है तो वो बात करती है कि इससे देश का करोड़ों रुपया बचेगा कि अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो, वरना हर 6 महीने पर चुनाव इस देश में होता है और जिसके चलते सरकारों का कार्य भी रुकता है, विकास भी रुकता है और खर्च अलग से होता है। और बीजेपी, क्योंकि देश में एक बड़ी संख्या है जो मिडिल क्लास की है, और जब उसके सामने आप बचत की बात करते हैं तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती है और इसी बात का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है कि बिल पास हो या ना हो, कानून बनकर लागू हो या ना हो, लेकिन लोकप्रियता तो बढ़ेगी। लेकिन इसी के साथ आखिर इसको लागू करने से बीजेपी का क्या फायदा होगा? तो बीजेपी का सीधा सा फायदा है, एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में यह बताया गया कि अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो 70% वोटर एक ही पार्टी को वोट करेंगे, और अगर लोकसभा और विधानसभा के बीच में 6 महीने का अंतर है तो वो जो 70-71% वोटर हैं उनका आंकड़ा घटकर 61% हो जाता है, जो एक ही पार्टी को वोट करेंगे, यानी कि जिसको लोकसभा में कर रहे हैं उसी को विधानसभा में करेंगे। और अगर ये गैप 6 महीने से ज्यादा का हो जाए लोकसभा और विधानसभा के भीतर तो इनका आंकड़ा घटकर 50-51 के आसपास चला जाता है और बीजेपी उसे 70% वोटर्स को अपनी तरफ बनाकर रखना चाहती है। अब इसमें तमाम कानूनी अड़चन तो है ही, लेकिन उसी के साथ एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी सामने आई थी 2019 के लोकसभा से पहले, और जिसमें यह कहा गया था कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो 2019 में अगर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा तो 4,500 करोड़ का खर्च अधिक होगा, जिसमें ईवीएम खरीदने को लेकर और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर। अगर फिर इसी को कंटिन्यू रखा जाता है तो 2024 में जब चुनाव होगा तो 1700 करोड़ रुपए का खर्च अधिक आएगा, यानी कि खर्च 2019 के कंपेयर में घट जाएगा। और ऐसे ही जब ये निरंतर एक साथ चुनाव होते रहेंगे तो ये आंकड़ा और घटता चला जाएगा और ये फायदे का सौदा हो जाएगा। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है कि अभी भी क्या, क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने सदन में भी इस बात को कई बार कहा और लगातार कहा गया कि जब हम अभी विधानसभा के चुनाव एक फेज में नहीं करा सकते हैं, जहां 8 विधानसभा है वहां भी अगर हम एक साथ चुनाव नहीं करा सकते हैं तो पूरे देश में एक साथ चुनाव की प्रक्रिया को कैसे अपना लिया जाए? क्या उसके लिए हमारे पास सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सारी सामग्रियां उपलब्ध हैं और क्या उन्हें उपलब्ध कराने के लिए हम उतने सक्षम हैं? यह सवाल असलियत में है। और साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को एक साथ लाने के लिए क्या कुछ विधानसभाओं को भंग किया जाएगा और जिनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा तब तक उनको भंग किया जाएगा क्या? और जिनका हो जाएगा उससे पहले ही तो क्या उनको आगे बढ़ाया जाएगा? यह महत्वपूर्ण सवाल है। हो सकता है सरकार ने इसको लेकर भी विचार किया हो, लेकिन सितंबर 2023 में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और जिसमें यह कमेटी इसलिए बनाई गई कि एक देश एक चुनाव को लेकर क्या क्या कुछ करना होगा उसको लेकर उस कमेटी को काम करना था। मार्च 2024 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 5 देशों के चुनावी प्रक्रिया को लेकर रिसर्च की गई और जिसमें 5 देश हैं स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका। और इन सभी को लेकर यह देखा गया कि आखिर कैसे एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन इसी को लेकर जो 5 पॉइंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने दिए, उन 5 पॉइंट को समझना बड़ा जरूरी है। 5 पॉइंट ये उसने जो सिफारिशें दी, उसने कहा कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए। नंबर 2, हंग असेंबली यानी कि किसी को भी बहुमत ना मिले या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिन के भीतर लोकल बॉडीज यानी कि नगर निकाय इलेक्शन कराए जा सकते हैं। 100 दिन यानी कि लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय।
चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति, सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी उन्होंने की है। यानी कि अगर यह प्रक्रिया चलती है तब भी इस देश में 6 महीने तक सिर्फ चुनाव ही चलते रहेंगे, यह भी समझना जरूरी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसमें यही कि आखिर बीजेपी ने नोटिस जारी किया और जिसको लेकर उनके सांसदों ने कारण भी बताया, और उनके सांसदों ने कारण बताते हुए यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी का जो है वो राजस्थान में एक दौरा था और उस दौरे को लेकर तमाम नेता वहां मौजूद थे और जो सदन में नहीं आ सकते थे। तो अब ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि जब इतना इंपॉर्टेंट एक बिल पेश हो रहा हो उसी समय पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आखिर क्यों रखा गया और सांसदों को वहां भेजने के लिए आखिर यानी कि क्यों भेजा गया और उन्हीं को उस कार्य पर क्यों लगाया गया? क्या इस सब के पीछे कोई साजिश तो नहीं है जो प्रधानमंत्री के इस सपने को पूरा नहीं होने देना चाहती हो? यह एक बड़ा सवाल अपने आप में है। और इसी को लेकर जो है केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, मंत्री भूपेंद्र चौधरी समेत कुछ अन्य सांसदों ने इस बात को कहा है। और कौन कौन से सांसद जो नहीं पहुंचे थे, जो अनुपस्थित रहे? गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, CR पाटिल, भागीरथ चौधरी, जगदंबिका पाल, शांतनु ठाकुर, BY राघवेंद्र, विजय बघेल, उदयराजे भोंसले, जयंत कुमार रॉय और जगन्नाथ सरकार। ये वो बड़े नाम हैं जो सदन में उपस्थित नहीं होते हैं उस दिन। तो इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है कि आखिर इनकी अनुपस्थिति का कारण क्या है। जब कारण बताओ नोटिस भेजा गया तो वो कारण भी बता रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर और कोई अपना पर्सनल काम। तो सोचिए जब देश में इतना महत्वपूर्ण बिल पेश हो रहा हो सदन में तब ये अनुपस्थित रहते हैं। ऐसे में संख्या विपक्ष के सांसदों की भी 30 से ऊपर है, लेकिन उनका होना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि बिल रोकना उनका जरूर काम हो सकता है या विरोध करना जरूर हो सकता है, लेकिन जिसको बिल पास कराना है, एक तरह से जो इस सपने को लेकर चल रहा हो, उसकी पूरी टीम का वहां मौजूद होना ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।